नमस्कार। लोकसभा चुनाव में 2 से 3 महीने का समय बचा है, लेकिन बीजेपी जिसने 2014 में पहली बार स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में हासिल की और 2019 में उससे भी बड़ी जीत हासिल की, वो बीजेपी इस बार 2024 में 2019 से भी बड़ी जीत हासिल करना चाहती है। 400 प्लस सीटें जीतना चाहती हैं और देश भर के अंदर होने वाली कुल पोलिंग का 50% वोट हासिल करना चाहती है और इसके लिए अलग अलग डायमेंशन पर काम किया जा रहा है। तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें 20 लाख मुसलमानों तक पहुंचने के लिए अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसी बीच एक बयान जो प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की एक बैठक के अंदर आज से करीब साल भर पहले दिया था, उसका अब असर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री ने उस बैठक में कहा था कि जिन लोगों को पार्टी ने राज्यसभा सांसद बनाया है, जो एक कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, जिनको 2-2 कार्यकाल मिल चुके हैं, अब उनको वो जो राज्यसभा की सीट है जो पार्टी के आशीर्वाद से मिलती है वो खाली करनी चाहिए, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि पार्टी ने उनको जो कुछ दिया उसके बदले वो वापस पार्टी को एक सीट जीत करके दे सके। और इसके साथ साथ जब वो जगह खाली होगी तो उसकी जगह पर नए चेहरों को भी पार्टी संसद ला सकती है, पार्टी का बहुमत बढ़ा सकती है। लोकसभा में भी फायदा, राज्यसभा में फायदा, पार्टी के अंदर नए लोगों को एडजस्ट करने की जगह भी खुलती है। और साथ साथ इसके पीछे बीजेपी की सोच, प्रधानमंत्री मोदी की सोच ये थी कि पार्टी के लिए जो टफ एरियाज है वहां पर उन राज्यों से आने वाले जो पार्टी के सीनियर नेता है, जिनको केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा है, जिनको 1 से 2 बार राज्यसभा का सांसद बनाया गया है, अब उनकी उस प्रोफाइल का, इतने लंबे कार्यकाल का और वो जो मंत्री पद रहते हुए जो काम किया है उसका उस स्टेट के अंदर कम से कम पार्टी 1-2 सीटें निकालने में इस्तेमाल कर सके। और इसी को देखते हुए इस बार बीजेपी कई राज्यसभा सांसदों को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। पार्टी की तरफ से इन सांसदों को 1 साल पहले एक टास्क दिया गया था कि आप अपना काम कीजिए फील्ड पर और 3 सीटें फाइनल करके हमको बताइए कि ये वो 3 सीटें हैं जहां से अगर हमको टिकट दिया जाता है तो हमारे लिए ठीक रहेगा। हालांकि जरूरी नहीं है कि उन्हीं 3 में से मिलेगा, लेकिन फिर भी आपके पास में टाइम है, 1 साल तक आप उस लोकसभा क्षेत्र में अपना काम कर सकते हैं, अपनी टीम बना सकते हैं, अपने सर्वेज करा सकते हैं और परिस्थितियों के हिसाब से पार्टी को अपनी 3 सीटें सेलेक्ट करके बता दीजिए। इन सांसदों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी नाम शामिल है, जो 2 राज्यसभा के कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो हिमाचल की मंडी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि चूंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनके लिए लोकसभा चुनाव में पूरे देश के अंदर कैंपेन संभालना है, तो थोड़ा बहुत ये जेपी नड्डा का चुनाव चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि पार्टी संगठन कार्यकर्ताओं को आधार बनाते हुए वहां पर जेपी नड्डा का चुनाव जीतना सुनिश्चित करे और जेपी नड्डा पूरे देश के अंदर प्रचार संभाले। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे सीनियर नेता है। एस जयशंकर का नाम केरल से चल रहा है। हाल ही में एक सर्वे को लेकर के जो हमने अपने पिछले एक एपिसोड में बात भी की थी, किस तरह से केरल की तिरुवनंतपुरम जो सीट है वहां से एस जयशंकर के चुनाव जीतने की पूरी पक्की रिपोर्ट बीजेपी के खुद की जो एजेंसी है जो सर्वे करती है लगातार, उसमें सामने आई है। पीयूष गोयल जिनको महाराष्ट्र से चुनाव लड़वाया जा सकता है, हालांकि पीयूष गोयल ने खुद पार्टी के नेताओं को यह सिग्नल दिया है कि वो यूपी की जो गाजियाबाद सीट है, जहां से अभी वीके सिंह जो सांसद है, वहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा निर्मला सीतारमण जो कि तमिलनाडु से आती हैं, उनको वहां से चुनाव मैदान में उतार करके तमिलनाडु से बीजेपी, क्योंकि तमिलनाडु में एआईएडीएमके भी इस बार सीटें घट गई थी, जिनके 2014 के अंदर वहां से 37 एनडीए ने जीती थी। एआईएडीएमके और बीजेपी ने मिलकर के वहां इस बार सिर्फ 2 सीटें ही हैं। ऐसे में बीजेपी वहां अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए, डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को चुनौती देने के लिए वहां पर निर्मला सीतारमण को उतार सकती है। हालांकि उन्होंने 2 सीटें फाइनल करके बताई है, एक साउथ चेन्नई और एक मदुरई। ये वो 2 सीटें हैं जहां पर निर्मला सीतारमण के लिए परिस्थितियां मुफीद है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि पहले हमेशा गुना से सांसद रहा करते थे, पिछली बार 2019 में हार गए थे, उसके बाद में कांग्रेस का पाला छोड़ करके बीजेपी के साथ आए और पिछले 6 महीने से 1 साल का अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का मोटा मोटी कार्यकाल देखें तो ग्वालियर एरिया में बहुत ज्यादा सक्रिय रहे हैं। और जो केपी यादव जो कि उनको पिछली बार हराया था, उनके साथ अब उनके रिश्ते कंफर्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि सिंधिया भी अपना पॉलिटिकल जो कार्यक्षेत्र है उसको ग्वालियर शिफ्ट कर चुके हैं। ग्वालियर उनके पिता माधवराव सिंधिया चुनाव लड़ चुके हैं, राजमाता चुनाव लड़ चुकी हैं। ऐसे में उनके लिए एक लोकसभा क्षेत्र जो ग्वालियर है वो एक स्पष्ट हो सकता है और वो इस बार वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतार करके बीजेपी हाल ही में हुए 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी असर देख चुकी हैं। मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा से लेकर के कैलाश विजयवर्गीय हो, या राजस्थान में दिया कुमारी से लेकर के तमाम राजस्थान में 7 नेताओं को, सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था। 4 जीते थे, 3 हार गए थे। अजमेर, जालोर सिरोही और जो झुंझुनू के सांसद है वो चुनाव हार चुके थे। इसके अलावा
तो इस तरह से जो 3 राज्यों में बड़े चेहरों को उतारने का जो पार्टी को फायदा मिला, अब पार्टी सोच रही है कि राज्यसभा से आने वाले जो बड़े चेहरे उनको लोकसभा चुनाव में उतारा जाए। धर्मेंद्र प्रधान को उड़ीसा से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, प्रकाश जावड़ेकर है, हरदीप सिंह पुरी, हालांकि हरदीप सिंह पुरी पिछली बार पंजाब से चुनाव लड़े थे, पंजाब की एक सीट से, लेकिन इस बार वो चाहते हैं कि उनको दिल्ली की किसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन दिल्ली ऑलरेडी बीजेपी सातों जीतती है, तो ऐसे में पार्टी दिल्ली में जहां वो हर बार लोकसभा की 2014 और 2019 दोनों बार सातों की सातों सीटें जीती है, तो इस बार वो दिल्ली से हरदीप सिंह पुरी को उतारती है, पंजाब से उतारती है, ये देखने वाली बात होगी। भूपेंद्र यादव जो कि केंद्र सरकार मंत्री है, संगठन के प्रमुख व्यक्ति रहे लंबे समय तक, उन्होंने हाल ही में सर्वे किया था और सर्वे में उनके सामने जो 3 सीटें निकल करके आई, उसमें राजस्थान की एक तो अलवर सीट है। अलवर जाने से पहले बाबा बालकनाथ एक भगवा इमेज के नेता थे, जिनको राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा था, वो सांसद थे। इस बार वो राजस्थान का विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, उनके मुख्यमंत्री की चर्चाएं थी, फिर डिप्टी सीएम की चर्चाएं थी, हालांकि उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। तो जो भूपेंद्र यादव ने अपना सर्वे किया है, वो उनके लिए एक तो राजस्थान की अलवर सीट मुफीद बैठ रही है, 2 सीटें हरियाणा की, एक गुड़गांव और दूसरी भिवानी महेंद्रगढ़, ये 2 सीटें हरियाणा की है, जो भूपेंद्र यादव को लगता है कि मेरे लिए ठीक है, इन 3 सीटों में से किसी सीट से अगर पार्टी टिकट देती है। गुजरात से आने वाले 2 नेता मनसुख मंडविया और पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि एक बड़े पाटीदार नेता के तौर पर गुजरात में अपनी पहचान रखते हैं, उनको इस बार पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़वा सकती है। इसके अलावा राजस्थान के जोधपुर से आने वाले अश्विनी वैष्णव, जो हालांकि आईएएस रहे थे, ओडिशा केडर से, और मोटे तौर पर उनकी इमेज ओडिशा से है, ओडिशा से ही राज्यसभा सांसद है, उनका नाम है कि उनको किसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। महाराष्ट्र से आने वाले नारायण राणे को चुनाव लड़वाया जा सकता है, राजीव चंद्रशेखरन को चुनाव लड़वाया जा सकता है, मध्य प्रदेश से आने वाली कविता पाटीदार, उनको भी लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। एक बड़ा ओबीसी का चेहरा है कविता पाटीदार, हालांकि कविता पाटीदार पहली बार 2022 में पहली बार राज्यसभा सांसद बनी थी, ऐसे में उनके लिए यह दबाव नहीं है कि उनको लोकसभा चुनाव में उतारा ही जाए, क्योंकि मोटे तौर पर उन चेहरों को लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा जो 2 कार्यकाल अपने राज्यसभा सांसद के तौर पर पूरे कर चुके हैं, या फिर उनकी प्रोफाइल इस लेवल की है कि उनको लोकसभा चुनाव में उतारने से उस स्टेट के अंदर पार्टी को दूसरी सीटों पर भी एक माहौल के तौर पर फायदा मिलने की उम्मीद होगी। बीजेपी के लिए आसान रास्ता इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना है, उसके साथ गठबंधन टूट चुका है। पंजाब के अंदर इस बार बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में उतरने जा रही है, क्योंकि वहां पर उनका जो अकाली दल है उसके साथ में गठबंधन टूट चुका है। बिहार के अंदर पिछली बार जेडीयू के साथ अलायंस में थी, इस बार वहां पर अलायंस में नहीं है, तो वहां पहले जहां कम सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती थी, इस बार बीजेपी को ऑलरेडी वहां पर कोई गठबंधन का सहयोगी दल ना होने की वजह से उनको ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है। ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है तो उनके लिए पुराने चेहरों को एडजस्ट करते हुए नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारना आसान है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी इस बार लोकसभा किन किन राज्यसभा के चेहरों को लोकसभा चुनाव में उतारती है। जिन चेहरों को लेकर के चर्चाएं हुई है, जिन स्टेट को लेकर के चर्चाएं हुई है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी पंजाब जैसे राज्य में जहां बिल्कुल कम सीटें जीतती है, क्या इस बार लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर लड़कर? हालांकि एक चर्चा यह भी है कि चूंकि अब किसान आंदोलन और तमाम चीजें खत्म हो चुकी है और पंजाब में आम आदमी पार्टी एक तरह से अपना पूरा होल्ड बना चुकी है, तो शिरोमणि अकाली दल फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन में आ सकती है। इस तरह की भी सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं। हरियाणा में हाल ही में अशोक तंवर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, जिनके सिरसा से चुनाव, हिसार या सिरसा, इन दोनों किसी एक सीट से चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। और सुनीता दुग्गल के साथ उनके जो टकराव है, सुनीता दुग्गल ने विप्लव देव जो हरियाणा के प्रभारी है बीजेपी के, उनसे दिल्ली में मुलाकात की है और एक तरह से अपनी सीट को फिर से पक्का रखने की कोशिश, क्योंकि 2019 में अशोक तंवर को ही सुनीता दुग्गल ने हराया था। इन तमाम पॉलिटिकल इक्वेशन पे हमारी नजर रहेगी। आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।